हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम बड़े इंकशाफात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन शुरू हो चुका है, उस ऑपरेशन की तफसीलात क्या हैं, लोकल वहां पर क्या कर रहे हैं, लोकल क्या खुश हैं, मुकामी अफराद खुश हैं या नहीं हैं, और ऑपरेशन की समझ क्या है, आगे क्या होगा। सबसे पहले हम खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे। दूसरे नंबर पर हम बहुत ही अहम मामला आपको बताएंगे और पहली दफ़ा आपके सामने तफसीलात आएंगी कि कौन सी शुगर मिल ने कितने पैसे कमाए हैं और कितने पैसों की जो चीनी है वो बैरून मुल्क भेजी है, और मुल्क में जो शुगर क्राइसिस है वो किस तरीके से पैदा हो गया है। तो वो हम आपको पूरी तफसीलात पूरे डाटा के साथ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस शुगर मिल का मालिक कौन है, यानी कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस किस मालिक ने कितने कितने पैसे कमाए हैं। उसमें हुकूमत वाले भी शामिल हैं और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बड़े बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून हैं, तो उन सब के बारे में भी बात होगी। और तीसरे नंबर पे भी हमारे पास बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि पाकिस्तान में सिविल अवार्ड्स देने के लिए एक मीटिंग्स हो रही हैं, मुशावरत हो रही है, और एक बड़ा ही दिलचस्प अवार्ड दिया जा रहा है एक ऐसी शख्सियत को, बड़ी काबिल एहतराम है, जो कि वफात पा चुकी हैं, लेकिन कुछ काबिल एतराज़ नाम भी या मुतनाज़ा नाम भी हमारे सामने आए हैं जिन पर गौर किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूं। एजाज, कैसे हैं आप? पॉलिटिकली तो आसिफ एक जिसे कहते हैं ना, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही। पॉलिटिकली एक्टिविटी इसलिए नहीं हो रही कि अपोजिशन बिल्कुल लेटी हुई है, लेकिन इस्लामाबाद में एक एक्टिविटी हो रही है। एजाज, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है 5 तारीख के जो प्रोटेस्ट के हवाले से, जो PTI की प्रोटेस्ट की कॉल है, तो उस हवाले से गहमा गहमी अगले 2-3 दिनों में इस्लामाबाद में होगी, जिसमें अपोजिशन ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे और उसके बात करेंगे हुकूमत के। मैं इसमें वैसे एक डिफरेंट बात नहीं ये है कि 5 तारीख को जो एहतजाज करना है खान साहब ने, उसमें इस जो APC है उसकी सदारत महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, और पहली दफ़ा जो PTI के चारों सूबाई सदूर हैं उनको महमूद खान अचकज़ई के साथ बिठाया गया है, यानी कि बताया गया कि जी महमूद खान अचकज़ई पे हम यकीन करते हैं, और आपको वो तो पता ही लग ही गया है, बड़ी जिक्र हुआ। वैसे ये वही महमूद खान अचकज़ई है ना जिनकी इमरान खान स्टेज पे जो चादर नकल उतारते थे। अच्छा, मैं समझ कोई और है। नहीं, वही है। और आपको पता है वो खान साहब ने जेल में कल बातचीत में ये भी कह दिया है कि मेरे बेटे किसी एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, उनका बाप ही काफ़ी है, लोगों के बेटे लेंगे। हाँ, लोगों के बेटे। अच्छा, फिर ठीक, फिर तो सही। तो वो है आप के सामने सूरत हाल। लेकिन इससे भी जो सबसे बड़ी खबर है जो कि हमारे मीडिया पे नहीं आ रही, वो है खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल। आपको पता है हमने पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे तज़किरा किया। अभी सूरत हाल ये है कि कमोबेश 48 घंटे हो गए खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है बाजोड़, और पर्टिकुलरली उसकी तहसील है मोमंद। मैं अगर प्रोनाउंस गलत करूँ तो मैं माजरत चाहूँगा। मोमंद में और बाजोड़ में एक ऑपरेशन शुरू हो चुका है, और ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हुआ है कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो गवर्नमेंट ने वहाँ जंगजू वहाँ पे, उनके जंगजू जो वहाँ पर हैं। लेकिन ये ऑपरेशन गैर एलानिया है, मतलब कोई फॉर्मली ऐलान करके नहीं हो रहा, जिसके नतीजे में आपको पता है कि आप जब इस तरह ऑपरेशन करते हैं तो कैजुअलिटीज़ सिविलियन भी हो जाती हैं। 2-3 सिविलियन, एक खातून, एक बच्चा, एक आदमी, 3 एक के करीब जो डेथ्स हैं वो भी रिपोर्ट हुई हैं मुकामी सतह से, और लोगों को बड़ा जिसे कहते हैं ना तकालीफ का सामना भी करना पड़ रहा है। बल्कि बाजोड़ में उमर चौक है, वहाँ पर लोग एक बड़ी तादाद में इकट्ठे भी हुए हैं। वहाँ पर बाज़ इलाकों में आपको पता है कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अच्छा। कि ज़ाहिर है अगर वो कोई कार्रवाई करें तो कोई सिविलियन को नुकसान ना हो, तो लोग तंग हैं। तो उमर चौक पे लोग इकट्ठे हुए हैं क्रॉस दी पार्टी लाइन की ऑपरेशन ना करें, और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जिन जिन जगहों पर अगर हमारा मुतालबा नहीं माना गया तो जिन जिन जगहों पर कर्फ्यू नाफिज किया गया हम सारे के सारे लोग उधर जाएंगे, यानी कि बड़ी तादाद में जब लोग जाएंगे तो कर्फ्यू ब्रेक करेंगे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा मुश्किल काम है कि ज़ाहिर है एक तरफ TTP है जिसके ख़िलाफ़ वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मुकामी तौर पे बड़े तंग हैं, बहुत सारे लोग रीलोकेट हो रहे हैं, बाजोड़ से अपने घर बार छोड़ के जा रहे हैं, ये भी तो मसला है ना। और तीसरी तरफ जो सिविलियन गवर्नमेंट है जो
हमारे जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, वो भी कोई वाज़े पोजीशन नहीं ले रहे, या जिसे कहते हैं ना ऑनरशिप जो है वो नहीं ले रहे, क्योंकि ज़ाहिर है वो देखते हैं कि लोकल लोग भी नहीं हैं खुश। तो बड़ा एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। और आसिफ इसलिए भी ज़्यादा अजीबो गरीब, ये जो TTP वाले हैं ये आए, लाया कौन था इनको? ये इसी तरह आए थे ना आसिफ, इसी तरह आए थे कि आप डील करके ले आए थे, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन आप ही कर रहे हैं और लोग, आम लोग भी तंग हो रहे हैं आपकी नीयत के ऊपर। जो ऑपरेशन करने वाले हैं उनकी नीयत को हम नहीं जज कर रहे, नीयत उनकी बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन मुकामी सतह पर कोई ऐसा तरीक़ाकार अगर इख्तियार किया जाए जिससे मुकामी लोग तंग ना हों, जिससे लोगों को एतमाद में लिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर अनअनाउंस जब भी कर्फ्यू लगेगा तो लोगों को मुश्किलात भी होंगी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अब ये ऑप्शन भी तो नहीं है ना कि वो पूरे इलाके को खाली कराएं और फिर अकेले दहशत गर्दों से लड़ें। वो उसमें ज़्यादा इंसानी अलमिया पैदा होता है, पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो मूव होते हैं और लार्ज स्केल एक ऑपरेशन करते हैं। तो इंसानी शील्ड के अंदर छुपे हुए दहशत गर्दों से लड़ना अपने मुल्क के अंदर ही ये हमेशा से मुश्किल काम रहा है और एक डिफ़िकल्ट जॉब है, और इसमें आपके हाथ जो हैं वो उसमें कोलेटरल डैमेज भी जो है खारिज अज़ इम्कान नहीं होता, क्योंकि दहशत गर्दों को सूट करता है ह्यूमन शील्ड लेना। आसिफ कहा तो ये जाता है ना कि IBO होंगे, इस ऑपरेशन का नाम कह रहे हैं सरबकफ है, और IBO यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, लेकिन ओपन फायर भी हो रहा है। जाहिर है जब आप किसी दहशत गर्द को पकड़ने जाएंगे तो वो आगे से कोई मिठाई का डब्बा तो पेश नहीं करेगा ना, वो तो खुद को फाड़ देगा, वो तो आपको रेजिस्ट करेगा, और जब रेजिस्ट करेगा और आप उससे गुथम गुथा होंगे तो खुदा न खास्ता किसी न किसी हद तक कोलेटरल डैमेज का इम्कान होता है, जो कि ज़ाहिर है कि उसी आबादी के अंदर वो ठहरे होते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड हुआ है ये। तो अब ये एक बहरहाल एक सूरत हाल जो है वो लोगों के लिए भी थोड़ी तकलीफ़ देह है, लेकिन अब इसका जो कोई हल है ना वो ऐसा ही है कि आप देखें पहले भी जो IDPs हमारे होते रहे हैं उनके कितने मसाइल, कितने हम उनको फिर मैनेज भी नहीं कर सकते। तो अब मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा नापसंदीदा एक हमारा एक ऑप्शन है कि जिसके जाए बगैर शायद इसके अलावा हमारे जहन में कोई इसका ऑप्शन दूसरा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इन दहशत गर्दों को जिन लोगों ने वापस आने के लिए नरमी दिखाई थी ना, अब उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि लोग तंग हैं कि पहले आपने हमें IDP करके ऑपरेशन किया, अब आप हमें बस्ती के अंदर रख के, वो अपनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त हैं कि आप हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। अगर पॉलिसी का तसलसल नहीं होता तो कीमत अवाम देंगे। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है आज़ाद। और उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन देखें, लोग पहले ऑपरेशनों में लोगों ने घर बार छोड़े, मुझे याद है फसलें तैयार थीं, लेकिन उन्होंने इसलिए कबूल किया कि हम इन दहशत गर्दों से, जिनके वाकई वो खिलाफ थे, इनसे जान छूट जाएगी, और उनकी जान छूट गई थी। फिर हमने उनकी जान दोबारा फंसा दी। अब ये बड़ा एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता। यार देखें, बार बार हमारे पश्तून भाई वो इस अजाब से गुजरते हैं, अपना घर छोड़ना कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और मुझे यकीन करें बहुत देख के दुख होता है कि वहाँ पर हमारे पश्तून भाई, कोई भी इकाई है हमारी, वो उसके घर आप डेली ऑपरेशन करेंगे, एक दफ़ा खाली करा के कर रहे हैं, अब आबादी के अंदर कर रहे हैं। ये हमें आइंदा के लिए इसमें बड़ा लर्निंग है कि आप जो कुछ आप कर रहे हैं आपने इसको लेके चल रहे हैं। नहीं, और आप ये भी देखें ना कि पॉलिटिकल कंसेंसस भी नहीं है। आपको याद है ना कि पहले भी ऑपरेशन अनाउंस हम करना चाह रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट करना चाह रही थी, तो तकरीबन 7-8 जमातों ने मुखालफत कर दी थी, इंक्लूडिंग PTI। इन्होंने अब बड़ा मुश्किल काम है ना कि पॉलिटिकल आपको छतरी भी नहीं है, आप ऑपरेशन भी करना चाहते हैं, मिलिटेंट्स भी वहाँ पर ये नहीं है कि मौजूद है एजाज आप और मैं ही खबरें देते हैं ना कि इतने अजला में उन्होंने अपने दफातर बनाए हैं, भत्ते ले रहे हैं, तो उनको जूते तो मारने चाहिए। और लोग, और जब आप उन्हें तंग हैं, लोग तंग हैं, लेकिन अब आप जब उन्हें जाएंगे उनकी सरकोबी के लिए, तो डेफिनेटली वो कोई अच्छे बच्चे बन के तो आपके साथ तावन नहीं करेंगे, उन्होंने तो आपसे लड़ना है, जो उनका बिजनेस है। लेकिन जो मुकामी जो लोग हैं ना आसिफ, वो तंग होते हैं। अगेन उनका गुस्से का जो निशाना बनता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, वो इसीलिए बनता है कि आपने पहले हमसे एक कुर्बानी ली ना, पहले आपने स्वात ऑपरेशन ये सारा कुछ कर चुके हैं, ठीक है, आपने उस वक्त इनको इस नासूर से हमारी जान छुड़ा दी, तो अब इसका भी एहतसाब होना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारी कुर्बानी कहीं ना कहीं कंसिडर हो रही है। तो खैर अल्लाह करे ये इस नासूर से हमारी जान छूटे और लोग सुख का सांस लें और वहाँ पे अमन हो,
वहाँ पे दहशतगर्दों से भी पाक हो, ना हमें वहाँ ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़े, ना कोलेटरल डैमेज हो। तो ये तो मेरा ख्याल है एजाज़ हो गया। आसिफ, मैंने हमारे अशरफ मलखम साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं, एजाज़ पहले वो वाली स्टोरी बताए ना, अवार्ड्स वाली यार। अच्छा, पहले वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो नहीं। लोगों की जेबों से चीनी नहीं, वो चीनी पे बात हो रही है ना, आप ये ज़रा अवार्ड्स वाली खबर। अच्छा चले आसिफ, आपको पता है कि हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं और बाज़ लोग जो हैं वो वाकई डिज़र्विंग हैं, जिन्होंने वाकई बड़ा काम किया है, उनका बड़ा एहतराम है, उनका नाम भी आता है। और हमेशा कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल नाम भी आते हैं जिनके ऊपर हर दौर में ठट्ठा उड़ता है, मजाक उड़ता है, मजाक बनता है कि यार ये लोग इतने डिज़र्व ही नहीं करते थे कि जिनके डिज़र्व। हाँ एजाज़ सीधी गल करिए ना, जी 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 अकबा परवी भी होंगी है हाँ ते मेरिट ते भी दिते जाते हैं। जी 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 तो अकबा परवी में तो हकीमों को भी दिए जाते हैं, हाँ। अकबा परवी में मॉडल्स को भी दिए जाते हैं, पसंदीदा लोगों को भी दिए जाते हैं, पसंदीदा बिजनेसमैनों को भी दिए जाते हैं, नैब की तहकीकात हो रही होती हैं, लोगों को अवार्ड हाँ, मिल रहे जी, होते जी, जी, हैं। तो साइड बाय साइड चल रही होती हैं चीज़ें। लेकिन मजाक उस वक्त लगता है हमें कि आज के अवार्ड्स पे जो हुकूमत तनकीद कर रही होती है, जब वो हुकूमत में आती है तो उसी तरह के अवार्ड दिए जा रहे वो अपने प्यारों को उस तरह के अवार्ड देते हैं। यही बात। तो इस दफ़ा क्या गुल खिला? अच्छा, इस दफ़ा जो गुल खिलाते हैं वो तो हम बाद में, लेकिन पहले अच्छी बात कि अच्छा काम भी तो हो रहा है ना। आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में अगर किसी बंदे, चंद बंदे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिनका नाम बड़े ही एहतराम से लिया जाता रहा है, उनमें अगर पहले नंबरों में एक नाम है तो वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान है। तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को अब उनके मरने के बाद 2002-03 में उनकी डेथ हुई थी, आज 2025 में सोच रहे हैं कि उनको सिविल अवार्ड दिया जाए नवाबज़ादा, और बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट कि ये बड़ा ही अच्छा फैसला है। पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के अंदर रहते हुए तब्दीली के लिए और डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन के लिए हमेशा उन्होंने सियासी कुव्वतों को इकट्ठा किया, और ये उन्हीं का करिश्मा होता था कि वो बीबी को, मियाँ साहब को, इन सब को, सारे बड़े लोग जो ये थे इनको इकट्ठा कर लेते थे, छोटी मोटी जमातों को भी इकट्ठा कर लेते थे। बल्कि बीबी और मियाँ नवाज शरीफ के करीब आने का एक मरकज़ी किरदार, जो कि बाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में, जुलाई 2006 में हुआ, उसकी जो बुनियाद थी ना वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने रखी थी। और बड़े कम लोगों को पता है आसिफ कि उनकी वफ़ात तक, यानी कि 1947 को जब क़याम पाकिस्तान आया, उस वक्त से लेकर उनकी वफ़ात तक जितने भी पाकिस्तान के सियासी ताद बने, सारे के सारे सियासी ताद नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने बनाए, कोई ऐसा इताद ही नहीं था। और एक और इंटरेस्टिंग जो बात है, अभी मैं देख रहा था पार्लियामेंट में उनका एक हुक्का जो है उसे प्रिजर्व किया गया है, और वो हुक्का अमीन है उन मीटिंग्स का, कोई शक, क्योंकि वो हुक्का पीते थे। और दिलचस्प बात ये थी कि नवाब साहब ने सारी ज़िंदगी ज़मीनें अपनी बेच के सियासत पॉलिटिक्स की, और किसी से एक टके के रवादार, कोई शक ही नहीं, कोई शक। नफीस आदमी थे, शायर भी थे, शायर भी बड़े, भी ज़ोक बड़ा ज़बरदस्त था, सवाल अगर बुरा लग जाए तो इजहार करते थे कि वो उनके, आपने क्या सवाल पूछ लिया। आसिफ, उनके दो शेर हैं, मैं आपने बात कर दी तो, और मुझे बड़े पसंद है। पूरी गज़ल, वैसे तो बड़े कमाल के शायर थे और इतने बड़े शायर थे, मैं समझता हूँ उनकी औलाद या उनकी फैमिली उनको उस तरह आगे लेके नहीं जा सकी। वो कहते हैं कि अब दिल में नहीं अपने किसी बात की ख्वाहिश, नवाबज़ादा नसरुल्लाह का है, अब दिल में नहीं अपने किसी बात की ख्वाहिश, नए शौक़े हुजूरी ना मुलाकात की ख्वाहिश, वाह। एक जुर्म है ऐसा कि बगावत भी नहीं मुमकिन, ओहो, एक जुर्म है ऐसा कि बगावत भी नहीं मुमकिन, इस मुल्क में जिंदा रवायात की ख्वाहिश। ठीक है, तो ये थे नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान। का बश्क बहाने से कटती है शबे हिजर। वाह 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 वाह, कोई शक नहीं। तो एक तो ये तो बड़ा अच्छा है। अब ज़रा कुछ और नाम भी हैं जिनको अवार्ड्स के लिए कंसिडर किया जा रहा है। समीना पीरज़ादा साहिबा फेमस एक्ट्रेस हैं और बाकी बड़ा काम किया, और अगेन बड़ा काम किया, और उन्हें कभी, मैं हैरान हूँ, उन्हें कभी अवार्ड नहीं मिला। देखें, वर्सटाइल एक्ट्रेस, मैं आई डोंट नो, मेरा ख्याल है इनको मेरिट भी बहुत पहले मिल जाना चाहिए अवार्ड, हमने बड़े। अच्छा, अब आरफा ज़ाहरा साहिबा उर्दू लिटरेचर के लिए काम किया, निगरान वज़ीर भी रही हैं, उनको भी कंसिडर किया जा रहा है। शाहिद अफरीदी साहब, इनको भी सिविल अवार्ड दिया जा रहा है। अब ये शाहिद अफरीदी साहब जो है, मतलब ही इज़ डन मार्वलस, क्रिकेट के अच्छे वो हैं, आजकल बड़े एक्टिव भी नजर आते हैं, राशिद चल जाता है, वो उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। अच्छा, कुछ
नाम ऐसे हैं, मिसाल अताउल्लाह कासमी साहब, अताउल्लाह कासमी साहब को भी, कासमी साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो जो जिन्हें सजा हुई हुई है ना। हाँ वो आसिफ हुआ था एक वाकया, लेकिन नहीं, लेकिन एजाज वाकया ये था, देखें अब वो एक तो MDPTV के ज़माने का उनका वो था, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहा था, तो उन पे चार्जेस जो थे वो बड़े मुनासिब नहीं थे। देखें नहीं, उन पे- आपने सरकारी पैसों से इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप ले ली बतौर MD, फिर आपने व्याग्रा आपने उससे ली है नहीं और नहीं इस तरह आसिफ, की नहीं चीज़ें। आसिफ नहीं यार, वो मैं अब आपको बताऊं, वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बाज़ ये जो बातें आप कर रहे हैं मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाज़ चार्जेस जो हैं वो बड़ी बेबुनियाद थे। लेकिन मतलब उन्हें आप देखें सजा ना, हुई है, उन्हें पैसे वापस करने पड़े ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दिए पैसे वापस। जी, उनको 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 कहा गया था कि 2 करोड़ नहीं वो रुपए ज़ाहिर है, कितने आपको पता है वो कोर्ट भी कौन सी जमा थी यार, करें। आपको पता ही है केसेस नहीं, उस लेकिन वक्त किस तरह लेकिन बन गए। ऑनेस्टली इनको किस शोबे में दिया जा रहा है? नहीं ज़ाहिर है, अदब में इनकी कंट्रीब्यूशन तो है। अदब में कंट्रीब्यूशन है, तो इनको पहले भी तो अवार्ड्स मिले हैं, आई थिंक। मेरा नहीं ख्याल मेरे है ख्याल में इनको। शायद पहले मिला देखिए होगा। अदब के हवाले से तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अदब के वो वाले से मिजाज भी बहुत अच्छा जी, लिखते कोई हैं। शक ही नहीं है। लेकिन जो उनका टेन्योर था ना MDPTV का, उसमें कुछ इल्ज़ामात एजाज ऐसे थे कि जिनका दिफा मुमकिन नहीं नहीं। लेकिन आसिफ मुझे ये बताएं, उनके टेन्योर PTV में एक इल्ज़ाम उनके ऊपर ये लगाया गया जी आप प्रोग्राम करते थे और उस प्रोग्राम का एयर टाइम का भी आप नुकसान हुआ, वो नुकसान जाहिर किया गया। वो सुखेरा साहब थे मेरा फॉर्मर चलें, सेक्रेटरी, वो उन्होंने पूरा एक देखें, केस बनाया actually। सुने मतलब मैं देखें, सुखेरा साहब वो का- पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होगा हाँ, वो एजाज। politically मैं motivated। एक पॉइंट पे आपसे बात ठीक करता हूँ, बात। मैं समझता हूँ पॉलिटिकली, मैं इसको मान लेता हूँ मैं समझता हूँ ताला कासमी साहब अगर PTV पे शो करें तो ये सुनने वालों के लिए ब्लेसिंग होगी। हाँ, नहीं, ये तो ये PTV मिजाज बहुत अच्छा, PTV वो के लिए एजाज की और बात एक है कि यार बड़े आदमी है, हाँ, इसमें बड़ा कोई आदमी। अदबी नाम है, कोई बहुत शक बड़ा नहीं, नाम है, कोई- इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप बतौर MD सरकार के पैसों से मेंबरशिप्स ले रहे हैं, अच्छा, आप वैसे इस ये तरह चेक करने वाली नहीं, बात है। इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड दिया गया था। तो ये बातें जब आपके साथ ट्रैवल कर रही हो तो मेरा ख्याल है फिर इस तरह के अवार्ड देना जरा मुनासिब नहीं है। मेरा एक अच्छा view है, चलिए लेकिन आप मैं- इससे इख्तलाफ कर सकते लेकिन मैं समझता हूँ वो बड़ा नाम है और अदब का बड़ा जी, नाम है, बहुत बड़ा मैं नाम agree है करता और हूँ उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और अगर उन्हें अदब में पहले नहीं मिला हुआ तो उन्हें अदबी उसमें देना जरूर चाहिए था। लेकिन अगर पहले मिला हुआ है और फर्दर कोई अवार्ड, क्योंकि 4 अवार्ड अच्छा मैं ना अगले नाम recent- बताऊंगा ना, उस पर आप तब आजमाई बहुत कर सकेंगे। जी जी आप ठीक है, आप अताउल्लाह कासमी साहब को ठीक है। आसिफ हमारे हनीफ खालिद साहब, हमारे साले जाफ़र साहब, मोना आलम हमारी एंकर साथी हैं, उनको, और तारक अजीज़ हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी अवार्ड के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो हनीफ खालिद साहब और साले जाफ़र साहब, इनको तो मेरे ख्याल में पहले भी अवार्ड मिलते रहे। इनको भी पहले अवार्ड मिलते रहे हैं और मुझे नहीं याद पड़ता कि रिसेंट पास में कोई अगर सहाफ़त की तहकीकाती सहाफ़त के हवाले से कोई बहुत बड़े मेजर स्टोरीज तो मैंने ऐसी कोई नहीं देखी। अच्छा मुझे नहीं पता उन्हें किस में। ठीक है, अच्छा तारिक अजीज़ जो हैं वो बड़े वेल इन्फॉर्म रिपोर्टर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पार्लिमान के हवाले से उनके पास खबर होती है। लेकिन अगर अवार्ड देने का क्राइटेरिया कोई कौमी सर्विस रखा जाए, जो कि नहीं होता कभी भी, उस कैटेगरी में शायद वो भी ना आते हों। लेकिन यह है कि बड़े अच्छे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं और बड़े डिसेंट आदमी भी हैं और मैं पार्लिमान पॉलिटिकल रिपोर्टर्स में, उनको पॉलिटिकल बहुत ही well रिपोर्टिंग में informed मैं है। समझता हूँ बड़े बहुत ही अच्छा नाम और वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, मोर देन वो जो और, बड़े बड़े और, नाम हैं और उनसे बहुत। हो सकता है कई नाम ऐसे होंगे जिनको पता भी ना हो, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। मुमकिन नहीं है कि शायद खुद लोगों ने रिक्वेस्ट की हो, लेकिन अगर हम मेरिट के और उसके ऊपर बात करें, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि साइड बाय साइड चलती हैं। जी जी जी, इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग की भी एक होती है और इसमें एक जो है वो मेरिट के ऊपर भी चल रही है। अच्छा एक नाम जो मुझे पता लगा है वो है लुबना ज़ही साहिबा। ये एक डिपार्टमेंट हेड करती हैं मैस कम्युनिकेशन के साथ ही फिल्म एंड प्रोडक्शन का एक बनाया इन्होंने पंजाब में। वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट को हेड करती हैं लुबना ज़ही साहिबा। ये PTV में भी किसी ज़माने में शो करती रही हैं। अच्छा, और भरी मीटिंग में बताया गया जी कि एक सेनेटर साहब ने इनके लिए ख़त लिखा है और इनकी पॉलिटिकल कनेक्शंस नज़र भी आते हैं। अब वो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ने उन्हें कर दिया है। मैंने वो उन सेनेटर साहब से रब्ता किया कि ये वाकई आपने को ख़त लिखा है। उन्होंने डिनाई किया जी मैंने ख़त नहीं लिखा। तो चूँकि उन्होंने एक बात वेमेंटली डिनाई कर दी कि मैंने ख़त नहीं लिखा, इसलिए मैं नाम लेने से फ़िलहाल तो गुरेज कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं उनको खातून को जानता हूँ, वो डिज़र्व ज़रूर करती हैं बकौल उनके। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये बेसिकली
पॉलिटिकल कनेक्शन है। अगेन मैं ना लुबना ज़हीर साहबा को जानता हूँ, ना मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन इनका बहुत क्लियर और वाज़ह है। और जो अगर इस तरह के अवार्ड आपने देने हैं तो मेहरबानी करके अपने अजीज़ों को या सिफारिशों को इस तरह अवार्ड देने तो मेरे ख्याल में ना ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर किसी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को जो टीवी पे पीटीवी पे शो करता हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा जेन्युइनली एजुकेशन के शोबे में काम एक जहाँ इसमें अलमिया ये है, किसी ओहदे पे होना अवार्ड के लिए डिजर्व नहीं करता। दिस इज व्हाट इज द पॉइंट। सर्विस क्या किया आपने कौम के लिए, मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए किसी अपने शोबे में क्या कंट्रीब्यूट किया? ऐसे ही। मैं तो ये अंडरस्टैंडिंग लेके बात करूँ, जी, जी। जितने भी नाम हैं ये सारे मोहतरम हैं, ऐसे ही। ये जितने नाम हमने लिए ये सारे हमारे लिए मोहतरम है, हमारा किसी से कोई जाती प्रकाश नहीं है। और लेकिन आसिफ हम में- एक बात कर रहे हैं कि आपको याद होगा एजाज, अफसोस इस बात पे होता है, एक डॉक्टर सैफुर रहमान थे कोहाट के, ठीक है, उनका जनाजा कोहाट की तारीख का बड़े तरीन जनाजों में से एक, आप कोहाट के किसी शहरी से पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसमें मरीज ड्रिप लगे हुए मरीज भी आए कि ये एक ऐसा फरिश्ता सिर्फ डॉक्टर है कि हम इसमें नमाज जनाजा में लाजमी आएंगे। क्या हुआ, कोविड के दौरान डेथ हुई, ठीक बात। और उन्हें पता था मैं ओल्ड एज बंदा हूँ, सीनियर तरीन डॉक्टर हूँ, मरीजों को खुद देखते थे, डेथ हो गई। उनका नाम अवार्ड के लिए गया। जो भी डॉक्टर्स, बहुत सारे हमारे डॉक्टर शुहदा जो वाकई डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने जान दे दी यार पाकिस्तान के लिए, एक वबा फैली हुई है जिसका इलाज ही कोई नहीं था, उस दौरान वो अपनी जान हथेली पे रख के लोगों को ट्रीट कर रहे थे, तो इन लोगों के नाम ड्रॉप हो गए। क्यों ड्रॉप हो गया हमें नहीं पता, अवार्ड्स का काल पड़ गया, क्या हो गया। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने जान दे दी, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, जिनकी सर्विस है नेशन के लिए, जिनको लोग मानते हैं, जानते हैं, उनके नाम आते हैं, उनके महकमे रिकमेंड करते हैं कि इनको दें अवार्ड, आप उनको नहीं देते। दूसरी तरफ आप कहते हैं फ़लाँ को दे दो, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा शायर है, ये मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इस पर अफसोस होता है, अफसोस इस बात पे होता है। अदरवाइज़ अगर ये आप इस पे पर्क्स और प्रिविलेजेस ना दें तो सबको दे दें, हर नादरा कार्ड होल्डर को दे दें। इसको बेतौकीरी करते हैं नहीं, आप बेतौकीरी है। और आसिफ, ये जो मीडिया के भी जो अवार्ड दिए जाते हैं ये भी बेसिकली कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। देखें ना, मैं तो समझता हूँ कि मीडिया के बंदों को और इवन अदब वालों को भी इस तरह के अवार्ड्स नहीं लेने चाहिए जो पॉलिटिकल हो। हाँ, कोई इंडिपेंडेंट अदारा हो या कोई एजाज, या देखें, कमेटी इस तरह की बनी है। एजाज, ये इंसाफ का मर्डर तो उधर ही कर दिया जाता है ना जब एक ही कमेटी हर शोबे के लोगों को डिसाइड। जी हाँ, देखें, अगर आपने फिजिक्स में देना है तो फिर फिजिक्स के माहिरीन बताएं कि इस बंदे को दें, ठीक बात, आपने डॉक्टर्स को देना है तो फिर डॉक्टर्स की कमेटी बताए कि इस डॉक्टर को दें, बिल्कुल ठीक। आपने साफ़ियों को देना है तो फिर साफ़ियों की कमेटी बताएगी यार इस साफ़ी को दें। तो जब आपने बंदर बांट करनी है तो इस पर हमारा रोना पीटना फजूल है। लेकिन जब इस पर कौमी अवार्ड लिखा होता है ना तो दिल, हमारे साफ़ियों में देखें शाहजेब खानज़ादा, उन्होंने अवार्ड वापस, उनका मैं नहीं लेता, ठीक बात। उन्हें कहा गया उनका मैं नहीं लेता, मैं इस सियासी हुकूमत से अवार्ड लेके मेरी क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी, आई डोंट केयर। एजाज गवर्नर साहब ने अवार्ड दिए, ये मार्क है हक पे, गवर्नर केपी ने जी जी, उन साफ़ियों को दे दिए हैं जिन्हें सुबह पता चला कि रात को जंग हुई थी, ठीक है, और मुझे पता है वो लिस्टें कैसी चॉइस के उसके ऊपर बनी है। ऐसे ही। खैर है जी, चलें, वो तो उनकी एक जाती नहीं, वो वो था। ज़ाहिर है जनरल- लेकिन ये जो कौमी अवार्ड हैं, जो नेशनल अवार्ड हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट देती है, ये इसमें कम अज़ कम किसी न किसी हवाले से मेरिट का कोई ना कोई दर्ग इसमें तल्लक ज़रूर होना चाहिए। नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जो आपने हेड किया है अपना एहसन इकबाल साहब को, मेरा ये ख्याल है एक तो बाईपार्टिजन होना चाहिए। ये अवार्ड हुकूमत का इख्तियार नहीं होना चाहिए, बाईपार्टिजन होना चाहिए। ना आप किसी ब्यूरोक्रेट को दें कि वो अवार्ड ले, ये जो माजी में ब्यूरोक्रेट अपने नाम पे अवार्ड लेते रहे। और दूसरा ये है कि आप एक ऐसी कमेटी बनाएं जिसमें तमाम पार्टियों के लोग और कंसेंसस अवार्ड आए कि वाकई जेन्युइनली लोगों ने। और दूसरी बात जो आपने राइटली पॉइंट आउट की कि हर शोबे की एक्सपर्ट्स के ऊपर मबनी एक कमेटी हो, सब कमेटियाँ इन्होंने भी बनाई हुई हैं, वो रेकमेंड करें। ये जो है ना पॉलिटिकल नॉमिनीज़ कि जो सिफारशी ख़त कोई लिख रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, इसमें भी दे दो, ठीक है, इसमें भी इसको दे दो। ये तो तौहीन है। ये तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपकी जो आप अच्छा सर्विस क्या दे रहे हैं कि जी मैं एक इस ओहदे पर विराजमान हूँ, तो ये आपका क्राइटेरिया है। तो और कोई ये नहीं कि बेसिकली क्राइटेरिया नहीं है आपका, ताल्लुक आया आपका किसी जगह, जिसका भी ताल्लुक है तो वो ले रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर काफ़ी बात हमने कर ली। जी एजाज, इस बात का ज़रूर हुकूमत को जवाब देना चाहिए।
कोरोना में जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, हमारे यार जितने भी शोबों के लोग थे जिन्होंने अपनी जानें दे दी हैं, जी हाँ, जिन्हें पता था एक ऐसी वबा फूटी है जिसका कोई इलाज नहीं है, उन लोगों को दोबारा कंसीडर करना चाहिए। इसी तरह मेडिकल के अलावा कोरोना के दौरान जिन लोगों ने ड्यूटियां दी थी, एक मतलब एक वार लाइक सिचुएशन थी, तो सिर्फ वार में नहीं, जो वार लाइक सिचुएशंस होती हैं हमारे समाज के साथ होती हैं, जिसमें लोगों ने अपनी जानें कम से कम दी, उन्हें ज़रूर कंसिडर नहीं किया। आसिफ, उन बंदों को भी अवार्ड देना चाहिए जिसने कोई इनोवेशन की है, कोई जी, इजाद की बिल्कुल, है, बिल्कुल, कोई साइंस में बड़ा नाम पैदा और किया अगर है। आप इसको इज्जत देना चाहते जी हैं तो फिर आप इन शोबे के माहिरीन, इंडिपेंडेंट माहिरीन 5-5, 7-7 लें और उनसे हर साल नाम लें, ताकि आपके अवार्ड का ये एक इज्जत हो तौकीर हो। और इसकी तौकीर बहाल हो। बिल्कुल ठीक। तो आसिफ, ये इस पे तो हमने बात पहले कर ली, लेकिन अगला सेशन जो मैंने किया है वो रिकॉर्ड किया है, वो हमारे अशरफ मलखम साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी जो रिपोर्टिंग है वो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिलेटेड इश्यूज़ है, और बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं। तो उनके पास पूरा डाटा है किसका, कि हमारी जो शुगर मिल्स ने ये गुज़िश्ता एक साल में बैरून मुल्क चीनी कितनी भेजी, और फिर हुकूमत ने इजाज़त दी उनको, वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ीर ख़जाना साहब ने, और इन शुगर मिल्स ने यह कहा कि जी हम चीनी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, और फिर बढ़ा दी। अब कहते हैं जी मुल्क में शुगर नहीं है, अब इंपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल में आए चलते हैं उनको सुनते। तो दिखाएं जी, अशरफ मलखम साहब की तरफ चलते हैं। अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, हम आपको तकलीफ़ देते रहते हैं। आज एक ऐसी ख़बर है जो हमारे आम तौर पे जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो नहीं चला रहा, और वो ख़बर आपके पास है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मीडिया इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, हुक्मरानों की सफ़ों में भी, अपोजिशन की सफ़ों में भी है। उनकी लिस्ट है आपके पास कि किसने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की, बाहर भेजी, और बाद में चीनी का बहरान हुआ, चीनी की कीमतें बढ़ी, तो इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो प्लीज़ एक तो रहनुमाई करें। पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि नाम पढ़ दें, और साथ साथ ये भी बताते जाएँ कि कौन सी मिल किससे कनेक्टेड है, कितनी एक्सपोर्ट की, वो भी मतलब मगरमच्छ के मुंह में मुझे डाल रहे हैं आप। नहीं, आपके साथ मैं भी शुरुआत करते हैं। पहले आपके कहने के मुताबिक ये चीनी की क्रशिंग सीजन का ऑफ हो जाता है 15 मार्च को। ठीक, 15 मार्च को चीनी तैयार पड़ी होती ठीक है। जब 15 मार्च को चीनी तैयार होती है, हमारे पास स्टॉक्स पता होता है कितने, कंजम्पशन कितनी, उसकी बेस पे हम फैसला करते हैं एक्सपोर्ट करने के नहीं करने। ठीक है। जो पिछले साल जून 2024 से लेके जून 2025 तक जो चीनी पाकिस्तान की 67 शुगर मिल्स ने एक्सपोर्ट की है, जो वजह बनी पाकिस्तान में क्राइसिस आने की, उसकी तफसील पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मांगी थी, बड़ी मुश्किल से मिली उनको वार्निंग देना पड़ी कि अगर नहीं आती तो हम बैठे इंतजार करें, आज ही लेके आओ। ठीक है। वो तफसील आपके साथ में शेयर करता हूं। जुनैद अकबर, क्रेडिट गोज टू जुनैद अकबर, क्रेडिट गोज, साथ मेंबर भी खड़े हो गए कि नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं इस कमेटी के और जुनैद अकबर, तो इनको क्रेडिट जाता है कि ये मालूमात सामने लाने में इन्होंने थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दे दें। नहीं, ज़्यादा क्रेडिट है मैंने जाके मेंबरान को चिट्स लिख के दी। अच्छा, कि ये देखें हमारी जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 300 अरब रुपए की डकैती हुई है अवाम के साथ। हर मेंबर को मैंने पूरा डाटा दिया। अच्छा, मैंने कहा आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। ज़्यादा क्रेडिट आपको देते हैं। ठीक है। मेंबर्स को यकीन नहीं आ रहा था कि यार 3-4 महीने में 300 अरब रुपए लौट गए। नहीं, उसकी वजह ये है ना अशरफ भाई, आप मुझे करेक्ट करिए, कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज़ में या पब्लिक अकाउंट कमेटी में, आमतौर पे मेंबर्स तैयार होकर नहीं आते, उस सियासत के लिए उनको पता ही नहीं होता इश्यूज का, ठीक, और वो ऑडिटिंग कर रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता। तो आप जैसे लोग और जो एक्सपर्ट हैं, तो वो तो बड़ा एक ट्रेजर है कि मेंबर्स की हेल्प करें, कि वो एज ए जर्नलिस्ट मुझे नहीं करना चाहिए फ्रैंकली, लेकिन जर्नलिस्ट के साथ साथ मैं पाकिस्तानी भी हूँ। जो पैसे निकले मेरी जेब से भी निकलते हैं, आपकी जेब से भी निकलते, तकलीफ होती है यार, क्या हुआ। नहीं, लेकिन आप तो मालूमात लेने के लिए कर रहे थे ना, कि मालूमात आए, तो आ गई मालूमात। जो एक सिर्फ लाइन बोल के मैं शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में चीनी की टोटल प्रोडक्शन है 7 अरब किलोग्राम, ठीक है, एनुअल। 15 मार्च को सीज़न ऑफ हो गया। और यूजेज कितनी है हमारी? यूजेज उससे थोड़ी कम है, मुझे मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। उसमें 7 अरब किलोग्राम हमारी प्रोडक्शन है। हमारी प्रोडक्शन 15 मार्च को मुकम्मल होगी।
ठीक है 15 मार्च 2025 को क्रशिंग सीजन ऑफ हो गया, चीनी तैयार होकर स्टोर में आ गई। ठीक है। अब उसकी कीमत बढ़ने की कोई वजह नहीं है। जो लागत थी पूरी हो चुकी थी, खर्चा हो चुका था, अब स्टोर पड़ी है फॉर सेल। उस पर शुगर मिल्स ने एग्रीमेंट किया हुआ कि हम 143 रुपये फ़ी किलो चीनी बेचेंगे। इसका मतलब उनको वारे में आती थी। ठीक है। उसमें इजाफा हुआ तकरीबन 43 रुपीज़ पर केजी का। उस हिसाब से वो 300 अरब रुपए का ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने कमाया। 300 अरब रुपए। 300 अरब रुपए का सरकारी इदाद शुमार के मुताबिक। अगर 43 अरब रुपए का इजाफा है, जो गैर सरकारी इदाद शुमार है, चीनी में जिसमें बाद में ट्रेडर भी आ जाता है, वो अब 200 रुपये किलो हो रही है। वो तकरीबन 57 रुपीज़ बनता है पर किलो, जो प्रॉफिट लोगों की जेबों से निकल रहा है। ठीक। उसकी वजह कोई नहीं है। किसी को शर्म नहीं आती कि यार मैंने जो चीज़ इतने में तैयार की, 3 महीने पहले मैं एक ज़माने इसी 3 महीने पहले 119 रुपये किलो बीफ फ़रोख्त की मैंने, मुझे वारे में थी तो मैंने की ना जी, घाटे में तो कोई सौदा नहीं करता। आज मैं 200 पे क्यों ले गया उसकी, कोई शर्म नहीं आती। उस पर मजबूर होकर मैंने फिर कोई डाटा लोगों से शेयर किया, कमेटी खड़ी हो गई जब 300 अरब रुपए की फिगर है कि ये क्या होगा ना, अभी तफसील चाहिए किसने कितनी चीनी बाहर भेजी है, बाहर बेच के क्राइसिस। और इन्होंने पहले ये यकीन दहानी गवर्नमेंट को करवाई थी कि हम चीनी की कीमत में इजाफा नहीं करेंगे, हमें इजाज़त दें बाहर भेजने। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने लिख के दिया था कि हमारे पास 5 लाख टन चीनी ज़्यादा है, इसको हम अगले सीज़न के लिए रखेंगे एज ए स्टॉक रिजर्व, और इस तरह 143 रुपये फ़ी किलो से चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा। उसके बाद 7,90,000 चीनी बरामद करने की इजाज़त ECC ने और काबीना ने दी। उस पर टैक्सेस माफ़ हो गए। बड़ी चीज़, अब मेरा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा आपका, बड़ी चीज़ हमें कोई भी फैसिलिटी FBR ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, दूसरी मिनिस्ट्रीज़ ने पब्लिक को देनी होती है, वो कहते हैं IMF का प्रोग्राम हम नहीं दे सकते, IMF का प्रोग्राम हम ये नहीं कर सकते, बिजली नहीं सस्ती कर सकते IMF ने कहा है, पेट्रोल नहीं सस्ता कर सकते IMF ने कहा है। इधर जब एक्सपोर्ट की गई उस पर टैक्सेस माफ़ किए गए। तो इसका मतलब क्या कि प्राइम मिनिस्टर आपके और आपके वजीर खजाना दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं? पूरी कैबिनेट, पूरी कोई कैबिनेट वजीर तो बोलता ना जी जी कि यार क्या कर रहे हो आप। उस वक्त IMF का प्रोग्राम खतरे में डाल दिया। अब इंपोर्ट करनी है, वो भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगी। मैं पता नहीं क्यों लंबा हो जाऊंगा। जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगी, जो इंपोर्ट होगी $560 फ़ी टन पड़ेगी। उसका रेट जो है कोई 250 के करीब जाके टैक्सेस वगैरह डाल के, ताज़र का मुनाफा डाल के 256 अरब रुपये फ़ी किलो बनेगा, जो चीनी आपको मिलेगी, मुझे मिलेगी। अंदाज़ा लगा लें आप। तबाही है। ठहरो यानी है जिन मिल्स ने शुगर चीनी भेजी। मैं शाह जी बार बार कहता हूँ, इस मुल्क में सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान, ये शुगर के कारोबार से जुड़े हुए हैं। जहांगीर तरीन उनकी पार्टी हुकूमत में है, चीनी 21% अकेले जहांगीर तरीन है टोटल शुगर प्रोडक्शन का। उनको बहुत मुहतात होना चाहिए चीनी के कारोबार में कि उंगलियां उनकी तरफ उठेंगी। ठीक है। वो इसमें बदयांती हो या ना हो, उसमें गलती हो या ना हो, नियत हो ना हो, उंगली उनकी तरफ उठेगी। लेकिन जो मैं बताऊंगा आपको, सबसे ज़्यादा चीनी किसने कब एक्सपोर्ट की, सबसे टॉप पे चीनी आती है JWD शुगर मिल्स, जहांगीर तरीन साहब। ठीक। टोटल चीनी में 21% उनका हिस्सा है। उन्होंने जो भेजी है 7,30,90,000 किलो चीनी एक्सपोर्ट की है, जिसकी कीमत बनती है $3,99,15,026। ठीक है। टॉप पे इनका नाम आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमजा शुगर मिल्स, हमजा शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं। ठीक। हमजा शुगर मिल्स ने जो चीनी बाहर भेजी है वो 3,24,86,000 किलोग्राम चीनी भेजी है एक मिल से, और उसकी कीमत इनको जो मिली है $1,81,08,364। इधर भी एक 2 नंबरी तो नहीं है, खैर इनकी चूँकि ज़्यादा मिल्स हैं, ज़्यादा दफ़ा जिक्र आता है इनका, और ओवरऑल देखें शायद सबसे ज़्यादा इन्हीं के फिगर बनते हैं। मियाँ शरीफ फैमिली जिसको कह लें, उसमें नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, अब्बास शरीफ साहब शामिल है, पूरी फैमिली शामिल है, दूसरे कज़न शामिल है। वो मिल्स में पढ़कर जाऊँगा, बताता जाऊँगा, इस फैमिली से जुड़ी हुई है। शायद मैं स्पेसिफिक ना बता सकूँ कि नवाज शरीफ साहब की है, शहबाज शरीफ साहब की है, या हमजा साहब की है, लेकिन फैमिली जो कज़न वज़न है सब उनके मैं बता दूँगा जी। उसके बाद जो नंबर आता है जी हमजा शुगर मिल के बाद, थल इंडस्ट्री वाले हैं जी, ऐसा जिनका कोई है नहीं गवर्नमेंट में। इन्होंने 2,91,07,000 किलो चीनी भेजी है बाहर, जो 1,63,07,000 रुपये की बनती है। एक उसके बाद अगला नंबर आता है मोइज़ इंडस्ट्री। ये शायद सबसे बड़ी शुगर मिल है पाकिस्तान की, भी खां में है, मोइज़ ग्रुप के नाम से मशहूर हैं। ये जो इमरान खां के दौर में वज़ीर ख़जाना थे,
शौकत तरीन साहब उनके कज़न लगते हैं रिश्ते में। शौकत तरीन के कज़न। शौकत तरीन के कज़न, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिक्र गैर ज़रूरी था कि हमेशा हुकूमत में होते हैं चीनी वाले। ठीक। पीपल्स पार्टी की ये हुकूमत तो हर हुकूमत में होते नून हैं। लीग की हुकूमत हो या फौजी गवर्नमेंट हो, डिक्टेटरशिप, उसमें भी जो हुकूमत में होते हैं। भाई इमरान खान के दौर में था, मुझे कि शायद कोई नहीं है जहांगीर तरीन साहब के अलावा, उसमें भी अल मुइज़ वाले थे जो शौकत तरीन साहब के कज़न हैं जी। उसके बाद आता है JK शुगर मिल्स। आप बताएं JK का मतलब क्या बनता है? जहांगीर खान। जहांगीर खान शुगर मिल ने 2,59,68,946 किलो चीनी बाहर भेजी है, जो $1,47,13,674 की है जी। मैं बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ, सारे नहीं पढ़ रहा जी। उसके बाद आता है जी इत्तेहाद शुगर मिल्स। इन्होंने 2,38,19,500 किलोग्राम चीनी भेजी है। $1,29,13,505 उसकी कीमत थी। इत्तेहाद शुगर मिल्स भी मियाँ शरीफ फैमिली से जुड़ी हुई है जी। उसके बाद आती है जी, जो अगला नंबर मेरे पास है, रहीम यार खां शुगर मिल्स। ये रहीम यार खां ग्रुप, खुसरो बख्तियार साहब, जी हाँ, मोहन सलाई साहब, उनकी शेयर होल्डिंग है। उन्होंने 2,18,74,000 किलो चीनी बाहर भेजी है, जिसकी कीमत $1,19,88,937। उसके बाद मदीना शुगर मिल्स आती है, नया ग्रुप उठा है, जो मुशर्रफ दौर में इन्होंने बहुत प्रोग्रेस की, तरक्की की। 92 के नाम से टीवी चैनल भी चलाते हैं। इन्होंने 1,88,59,000 किलोग्राम चीनी बाहर भेजी है, जिसकी कीमत बनती है $1,20,918। उसके बाद एक और नाम, ये हमेशा जब भी कोई स्कैंडल उठा, फातिमा का नाम ज़रूर आया। ठीक। वो खाद का हो, इंडस्ट्री का हो, रियल एस्टेट का हो। उसके बाद है फातिमा शुगर मिल्स। इन्होंने 1,73,65,000 किलो चीनी बाहर भेजी है, जिसकी कीमत है $96,55,796 की। अगला नाम आता है रमज़ान शुगर मिल्स। रमज़ान शुगर मिल्स फिर मियाँ शरीफ फैमिली से जुड़ी हुई है। इन्होंने सर 1,61,15,999 किलो चीनी बाहर भेजी है, जिसकी कीमत $86,75,112 है जी। उसके बाद एक और बड़ा नाम है अशरफ शुगर मिल्स, ज़का अशरफ, बड़ा ग्रुप है, बड़ा जी नाम है। ज़रूरी तरक्याती बैंक के सरबराह रहे, बैंक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीपल्स पार्टी के बड़े करीबी जरदारी साहब के बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं। इन्होंने 1,13,17,000 किलोग्राम चीनी बाहर भेजी है, जिसकी कीमत है $60,06,715। इसके बाद अगला बड़ा ग्रुप आता है चौधरी शुगर मिल्स। अगेन ये मियाँ शरीफ फैमिली से जुड़ा हुआ नाम है। इसने 1,70,02,700 किलोग्राम चीनी बाहर भेजी है, जिसकी मालियत बनती है $53,78,902 जी। उस पर अगला एक और बड़ा नाम आता है कश्मीर शुगर मिल्स। ये अगेन मियाँ शरीफ फैमिली से जुड़ा हुआ। अब मुझे इस पर यकीन तौर पे नहीं कह सकते, शायद ये इनसे नाराज़ ग्रुप हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कज़न कुछ नाराज़ हो गए, तो शायद वो वाले लोग हैं जी। लेकिन है मियाँ शरीफ से ही जुड़े हुए, मियाँ शरीफ फैमिली से जुड़े हुए। इन्होंने $75,97,383 की चीनी बाहर भेजी है, जिसकी वज़न था $83,69,000 किलोग्राम जी। फिर इत्तफाक शुगर मिल आती है। इत्तफाक नाम इत्तफाक फाउंड्री से जुड़ा हो, वो भी मियाँ शरीफ फैमिली की तरफ ही जाता है। इन्होंने $35,27,191 की चीनी बाहर भेजी है, जिसका वज़न था $64,62,000 किलो जी। ये बड़े बड़े नाम मैंने बता दिए, छोटे छोटे से बाहर हैं। मजमूई तौर पर इन्होंने 400 मिलियन का ज़र मुबादला बज़ाहर कमा के दिया है पाकिस्तान को। अब $400 मिलियन, $40 करोड़ कमा के दिए। अब जो बाहर से आएगी उसके खर्चे का कोई जिक्र नहीं है। जो टैक्सेस की मद में, दूसरे तीसरे मद में, पंजाब से शुगर केन कमिश्नर रहे हैं ज़मान भट्टू, उन्होंने सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दिया है कि जो बिल्कुल बड़ा सेफ़ कैलकुलेशन है उनके अपने मुताबिक 287 अरब रुपए का प्रॉफिट लोगों की जेबों से निकाला है शुगर मिल्स वालों ने पिछले 4 महीने में। जो हमारे अकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उनका कहना है कि 300 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है हुकूमत के साथ। मैंने उनसे खुद सवाल किया कि आप इसका ऑडिट करेंगे। उन्होंने कहा हमें हुकूमत हुक्म दे, हम तो सरकारी इदारा है, हुकूमत के हुक्म के मुताबिक ऑडिट करते हैं। हुकूमत ने हम कल आपको ऑडिट करके बता देंगे किस मिल ने, किस ख़ानदान ने कितने पैसे कमाए हैं। कोई इसका ऑडिट नहीं करेगा, ना कभी पहले हुआ है ना आज होगा। ऐसे ऑडिट होते नहीं। और टैक्सों में इनकी शरह कितनी है? टैक्सों में इस पर जो 1 किलोग्राम है उस पर सारे टैक्स मिला के 80 रुपये टैक्स बनता है। नहीं, ये जो मिल मालकान है
इनकी टैक्सों में शराब इस वक्त मुझे याद करना थोड़ा सेक्टर वाइज मुश्किल हो जाएगा, अगर मुझे पहले पता क्योंकि होता। आपको याद है ना कि जो सरकारी मुलाजमीन या जो तनख्वाहदार पेशा है वो हाँ, वो 560 अरब तनख्वाह 560 अरब टैक्स पिछले देता है, साल में टैक्स देती है और जो हमारा बिजनेसमैन है वो सिर्फ 66 बिलियन रुपए, पूरे सिर्फ साल। 66। हाँ, वो अलहदा हो गए। ये बिजनेसमैन में नहीं आते, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते, इनकी पेमेंट थोड़ी बेहतर है। लेकिन इस एक्सपोर्ट में जो नुकसान हुआ FBR को, जब इनको एक्सपोर्ट के वक्त GST पे छोड़ा गया, कस्टम्स ड्यूटी इन पर, एक्साइज ड्यूटी इन पर छोड़ी गई, वो मुझे एक बड़े सीनियर FBR के अफसर ने बताया कि 46 बिलियन रुपीज़ वो टैक्सेस इन्होंने बचाए हैं जो पाकिस्तान में चीनी फ़रोख्त करते इनको देने पड़ने थे। अब बाहर भेज दी, एग्जाम्पशन ले ली। वो एग्जाम्पशन देते वक्त भी IMF के प्रोग्राम को ख़तरे में पड़ने का खौफ नहीं। अभी IMF खौफ नहीं है कि IMF क्या कहेगा, अभी तक IMF से लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा है आपने हमें लिख के दिया, हमें किसी को कोई एग्जाम्पशन नहीं देंगे। क्यों एग्जाम्पशन दी? मामला अलहदा से चल रहा है, अच्छा, उसका पता नहीं किसी को अच्छा, भी। मैं चूँकि आपने हमें पूरा डाटा दिया है और अगेन हमारा मकसद है लोगों तक हकायक पहुँचाएँ जो एक्चुअली मौजूद है, और अगर किसी को हमारे पास जो मालूमात है उसके ऊपर कोई एतराज़ है। एक डकैती एजाज था, मैं और बताता हूँ। प्लीज़। एक डकैती तो हो चुकी, ठीक, दूसरी डकैती अब क्या होने वाला। हर सेक्टर कह रहा है चीनी की कमी हो गई, चीनी मंगवा लो, चीनी कम हो गया, चीनी मंगवा लो। साथ हर सेक्टर कह रहा है चीनी पाकिस्तान में काफ़ी पड़ी है, ज़रूरत नहीं है जितनी हमें चीनी दम की गई है। डंप की गई है। अब चीनी फिर क्यों बरामद हो रही हाँ, ठीक है, बात। सॉरी दरामद क्यों हो रही है? हाँ, ठीक। हमारे पास हर सूबा कहता है, शुगर मिल्स एसोसिएशन कहती है कि जितनी हमारी कंजम्पशन साल की 5,60,000 मन है शायद हमारी कंजम्पशन एक महीने की, तो वो पैसे और ऊपर उसके जाएंगे। मुताबिक नहीं, अभी ऊपर नहीं जाएंगे सर। हाँ। एक और जुल्म होगा, वो उसका किसी को नहीं पता। वो चीनी हमारे पास, हमारा क्रशिंग सीज़न शुरू होता है 15 नवंबर को, वहाँ तक चीनी पूरी पड़ी है। अब मंगवानी क्या है? क्यों अगर चीनी का क्राइसिस चलता रहा, प्रेशर आएगा क्रशिंग सीज़न जल्दी शुरू करो। वो क्रशिंग सीज़न इन्होंने जल्दी शुरू नहीं करना। जब चीनी का स्टॉक पड़ा होगा, किसी को परवाह नहीं होगी, क्रशिंग सीज़न मज़ीद लेट करेंगे। उस लेट करने का फ़ायदा क्या होगा? गन्ना ज़्यादा पक जाएगा, उसमें पानी की मकदार कम होगी, शुगर की मकदार बढ़ती जाएगी। जितना जितना क्रशिंग सीज़न लेट होगा, शुगर की मकदार बढ़ेगी, गन्ने की पानी की मकदार कम होगी। किसान से औने पाने जो गन्ना फिर खरीदेंगे, फिर दूसरी डकैती किसान के साथ करेंगे। ये अगली डकैती की भी तैयारी अगली है। डकैती की अभी जो हो रहा है, अगली डकैती की तैयारी हो रही है। मैं बार बार कहता था इस मसले पे प्राइम मिनिस्टर बार बार नोटिस लेंगे, बार बार कमेटी बनेगी, बार बार शुगर एडवाइजरी बोर्ड मिलेगा, बार बार फूड सिक्योरिटी वाले मीटिंग्स करेंगे। चीनी की कीमत 1 रुपया कम नहीं होगी। आज वही हो रहा है। वही हुआ। तो अगेन मैं एक तो बहुत आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, शुगर मिल एसोसिएशन, हुकूमत और जिनके भी नाम आपने लिए, अगर कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। उनको एहतियात ना बताते हैं। ये जो मेरे पास पेपर नज़र आ रहा है, ये FBR की उस चीनी का डाटा है जो चीनी पाकिस्तान से शिप होकर बाहर जा चुकी है। ये तो वो है जो रिकॉर्ड के ऊपर है, जो रिकॉर्ड की, और जो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है उसका हमें वो एक और बड़ा फ्रॉड होता जी है। हाँ, बिल्कुल। इस दफ़ा शायद नहीं हुआ कि चीनी अफ़गानिस्तान को कागज़ों में, इस दफ़ा वो नहीं हुआ, लेकिन होता है रवाती तौर पे। इधर से सब्सिडी लेते हैं, चीनी कागज़ों में एक्सपोर्ट होकर अफ़गानिस्तान चली जाती, चीनी इधर ही पड़ी होती है। जी हाँ, वो ऐसे ही। फिर इधर से जब महंगी होती है, उधर से इंपोर्ट करने की फिर सब्सिडी ले लेते हैं। चीनी आपके गोदाम में ही पड़ी है, बाहर भेजने की एक सब्सिडी ले ली, इंपोर्ट करने की दोबारा उस पर भी रिबेट ले लिया। अशरफ भाई बहुत शुक्रिया। माई प्लेयर जी। वेलकम बैक एजाज़। बड़ा अच्छा, आपने बड़ा मालूमात में इजाफा हुआ और बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन आपने शुरू में एक बात की थी कि चीनी की जो मिलों के मालकान हैं उनके हम नाम बताएंगे, सारे नाम नहीं बताए अभी भी आपने। अच्छा, हाँ, नहीं वो देखें, वो लिस्ट लंबी थी, उन्होंने जो टॉप जो एक्सपोर्टर्स थे उनके नाम बताए। देखें, और माड़ी सी शुगर मिल मेरी मालूमात के मुताबिक 8 से 10 अरब रुपए में लगती है। जी हाँ, आपके तमाम बड़े सियासी खानदान, वो तो आप देखें, हमने नाम आपके नहीं। तमाम बड़े ताकतवर लोग ये इस बिज़नेस में हैं। लिहाजा चीनी की जितनी इंक्वायरियाँ होती हैं ना, इसमें कोई बंदा नहीं पकड़ा जाता। ऐसे ही है। और आप देखें ये इंक्वायरी आज से नहीं हो रही। जुल्फकार इफ्तिखार चौधरी नहीं, भुट्टो साहब ने बयान दिया हुआ है कि सुप्रीम चीनी कोर्ट चोरों को खुद नहीं इंक्वायरियां छोड़ेंगे, करवाती रही है और हेल्ड करती रही है, कुछ भी नहीं निकला। कुछ भी नहीं। तो बहरहाल में यही आसिफ। अच्छा, नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात है तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।